लाइव मीडिया 24 चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखित उपन्यास सेवा सदन का भाग 26। हम खुद चाहे कितने ही गुनहगार हों, पर अपनी औलाद को हम नेक और रास्ताबाज देखने की तमन्ना रखते हैं। तवायफों को शहर से खारिज कर देने से उनकी इस्लाह नहीं हो सकती। इस ख्याल को सामने रखकर तो मैं इखराज की तहरीक पर एतराज़ करने की ज़रूरत कर सकता हूँ, पर पॉलिटिकल मफाद के बिना पर मैं इसकी मुखालिफत नहीं कर सकता। मैं किसी फ़ैल को कौमी ख्याल से पसंदीदा नहीं समझता, मैं इखलाकी तौर पर पसंदीदा ना हो। तैंग अली बोले, बंद नवाज संभल कर बातें कीजिए, ऐसा ना हो कि आप पर कुफ्र का फतवा सादिर हो जाए। आजकल पॉलिटिकल मफाद का जोर है, हक और इंसाफ का नाम ना लीजिए। अगर आप मुदर्रिस हैं तो हिंदू लड़कों को फेल कीजिए, तहसीलदार हैं तो हिंदुओं पर टैक्स लगाइए, मजिस्ट्रेट हैं तो हिंदुओं को सजाएं दीजिए, सब इंस्पेक्टर पुलिस हैं तो हिंदुओं पर झूठे मुकदमे दायर कीजिए, तहकीकात करने जाइए तो हिंदुओं पर बयान गलत लिखिए। अगर आप चोर हैं तो किसी हिंदू के घर में डाका डालिए। अगर आपको हुस्न का इश्क का खपत है तो किसी हिंदू नजनीन को उड़ाइए। तब आप कौम के खामिद, कौम के मोहसिन, कौम के किस्ती के नाखुद सब कुछ समझे जाएंगे क्या? हाजी हाशिम बुड़बड़ाए। मुंशी अबुल वफा के तेवरों पर बल पड़ गए। तेंग अली की तलवार ने उन्हें घायल कर दिया। अबुल वफा कुछ कहना ही चाहते थे कि शाकिर बेग बोल उठे, भाई साहब, यह तान तंज का मौका नहीं। हम अपने घर में बैठे हुए एक अमल के बारे में दोस्ताना मशवरा कर रहे हैं। ज़बान तेज़ संभल कर के हक़ में ज़हरे कातिल है। मैं शाहिदान तमन्नाज को निज़ाम तमुद्दीन के बिल्कुल बेकार या मैसर शक नहीं समझता। आप जब कोई मकान तामीर करते हैं तो इसमें बदरौर बनाना ज़रूरत ख्याल करते हैं। अगर बदरौर ना हो तो चंद दिनों में दीवार की बुनियादें हिल जाएं। इस फ़िरके को सोसाइटी का बदरौर समझना चाहिए, और जिस तरह बदरौर मकान के नुमायाँ हिस्से में नहीं होता बल्कि निगाह से पोशीदा एक गोशे में बनाई होती है, उसी तरह इस फ़िरके की शहर में पुरफ़िज़ा मकामात को हटाकर किसी गोशे में आबाद करना चाहिए। मुंशी अबुल वफा पहले के वाक्य सुनकर खुश हो गए थे, पर नानी की उपमा पर उनका मुंह लटक गया। हाजी हाशिम ने नैराश्य से अब्दुल लतीफ़ की ओर देखा तो अब तक चुपचाप बैठे हुए थे और बोले, जनाब, कुछ आप भी फरमाते हैं। दोस्ती के बहाव में आप भी तो नहीं बह गए। अब्दुल लतीफ़ बोले, जनाब, बंदा तो ना, इत्तेहाद से दोस्ती ना, मुखालफत से दुश्मनी, अपना मुशरिब तो सुलह कुल है। मैं अभी यहीं तय नहीं कर सकता कि आलमो बेदारी में हूँ या ख्वाब में। बड़े बड़े आलिमों के एक बेसिर पैर की बात की ताईद में ज़मी और आसमान के कुलाबे मिलाते देखता हूँ, क्योंकि बाबर करूँ कि बेदार करूँ, साबुन, चमड़े और मिट्टी के तेल की दुकानों में आपको कोई शिकायत नहीं। कपड़े, बर्तन, अदावियत की दुकान चौक में है, आप उनको मुल्तक़द बेमौका नहीं समझते क्या? आपकी निगाहों में हुस्न की इतनी भी वक़्त नहीं? और क्या यह ज़रूरी है कि इसे किसी तंग तारीख कोठी में बंद कर दिया जाए? क्या वह बाग बाग कहलाने का मुस्तहक है, जहाँ सरों की कतारें गोशे में हों, बेले को और गुलाब के तख्त दूसरे गोशे में, और रविशों के दोनों तरफ नीम और कटहल के दरख्तों वस्त में, पीपल का ठूठ और किनारे बबूल की कलमें हो, चील और कौए दोनों तरफ तख्तों पर बैठे अपना राग अलापते हों, और बुलबुलें किसी गोश ए तारीख में दर्द के तराने गाती हों। मैं इस तहरीक की सख्त मुखालफत करता हूँ। मैं उसे इस काबिल भी नहीं समझता कि उस पर मतनत के हाथ बहस की जाए। हाजी हाशिम मुस्कराए
अबुल वफा की आंखें खुशी से चमक लगली। अन्ना महाशय ने दार्शनिक मुस्कान के साथ यह हास्यपूर्ण वक्तृता सुनी, पर तेग अली इतने सहनशील न थे। तीव्र भाव से बोले, क्यों गरीब परवर, अब की बोर्ड में यह तजवीज़ क्यों ना पेश की जाए कि म्यूनिसपैलिटी एन चौक में खास अहतमाम के साथ मीना बाज़ार आस्था करे और जो हजरात इस बाज़ार की सैर को तशरीफ़ ले जाए उन्हें गवर्नमेंट की जानी में खुशनूदी मिजाज का परवाना अदा किया जाए। मेरे ख्याल में इस तजवीज़ की तायद करने वाले बहुत निकल आएंगे और इस तजवीज़ में मुहर्रिर का नाम हमेशा के लिए ज़िंदा हो जाएगा। उसकी वफ़ात के बाद उसकी मज़ार पर उर्स होंगे और वह अपने गोश ए लहद में पड़ा हुआ हुस्न की बहार लूटेगा और दिल पे जीर नगमे सुनेगा। मुंशी अब्दुल बत्तीर का मुँह लाल हो गया। हाजी हाशिम ने देखा कि बात बढ़ी जाती है तो बोले, मैं अब तक सुना करता था कि उसूल भी कोई चीज़ है, मगर आज मालूम हुआ कि वह महज एक वहम है। अभी बहुत दिन नहीं हुए कि आप भी लोग इस्लामी वज़ीफ़ और डेपुटेशन लेकर गए थे। मुसलमान कैदियों के मजहबी तस्कीन की तजवीज़ें कर रही थी और अगर मेरा हाफिज़ा गलती नहीं करता तो आप ही लोग इन मौक़ों पर पेश नज़र आते थे, मगर आज एकाएक इस इनकलाब नज़र आया है। खैर, आपका तवल आपको मुबारक रहे। बंदा इतना सहनकीन नहीं है। मैंने ज़िंदगी का यह उसूल बना लिया है कि बिरादराने वतन की हर एक तजवीज़ की मुखालफत करूँगा, क्योंकि मुझे उससे किसी बेदहूद की तवक्को नहीं है। अबुल वफा ने कहा, अलहज़ा मुझे रात को आफताब का यकीन तो करता है, पर हिंदुओं की नेक नीयत पर यकीन नहीं हो सकता। सैयद शफ़क़त अली बोले, हाजी साहब, आपने हम लोगों को ज़माना साज और बेउसूल समझने में मातनत से काम नहीं लिया। हमारा उसूल तो तब था, वह और अब भी है और वही हमेशा रहेगा, और वह है इस्लामी वक़ार को कायम करना और हर एक ज़ायद तरीके से बिरादराने मिल्लत की बेहदूदी की कोशिश करना। अगर हमारे फ़ायदे में बिरादराने वतन का नुकसान हो तो इसकी परवाह नहीं, मगर जिस तजवीज़ से उनके साथ हमको भी फ़ायदा पहुंचता है और उनसे किसी तरह कम नहीं, उसकी मुखालफत करना हमारे इम्कान से बाहर है। हम मुखालफत के लिए मुखालफत नहीं कर सकते। रात अधिक जा चुकी थी, सभा समाप्त हो गई। इस वार्तालाप का कोई विशेष फल न निकला। लोग मन में जो पक्ष स्थिर करके घर में आए थे उसी पक्ष पर डटे रहे। हाजी हाशिम को अपनी विजय का जो पूर्ण विश्वास था उसमें संदेह पड़ गया। इस प्रस्ताव के विरोध में हिंदू मेंबरों को जब मुसलमानों के जुलूस का हाल मालूम हुआ तो उनके कान खड़े हो गए। उन्हें मुसलमानों से जो आशा थी वह भंग हो गई। कुल 10 हिंदू थे। सेठ बलभद्र दास चेयरमैन थे, डॉक्टर श्यामाचरण वाइस चेयरमैन, लाल चिन्मयानंद और दीनानाथ तिवारी व्यापारियों के नेता थे, पद्म सिंह और रुस्तम भाई वकील थे, रमेश दत्त कॉलेज के अध्यक्ष, लाल भगतराम ठेकेदार और रुस्तम भाई वकील, प्रभाकर राव हिंदी पत्र जगत के संपादक और कुंवर अनुरुद्ध बहादुर सिंह जिले के सबसे बड़े ज़मींदार थे। चौक की दुकानों में अधिकांश दुकानें बलभद्र दास और चिम्मन लाल की थीं। दाल मंडी में दीनानाथ के कितने ही मकान थे। ये तीनों महाशय इस प्रस्ताव के विपक्षी थे। लाला भगतराम का काम चिम्मन लाल की आर्थिक सहायता से चलता था, इसलिए उनकी सम्मति भी उन्हीं की ओर थी। प्रभाकर राव, रमेश दत्त, रुस्तम भाई और पद्म सिंह इस प्रस्ताव के पक्ष में थे। डॉक्टर श्यामाचरण और कुंवर साहब के विषय में अभी तक कुछ निश्चय नहीं हो सकता था। दोनों पक्ष इसमें सहायता की आशा रखते थे। उन्हीं पर दोनों पक्षों का हार जीत निर्भर थी। पद्म सिंह अभी बारात से नहीं लौटे थे।
बलभद्र ने इस अवसर को अपने पक्ष में समर्थन के लिए उपयुक्त समझा और सब हिंदू मेंबरों को अपनी सुसज्जित बारहदरी में निमंत्रित किया। इसका मुख्य उद्देश्य यह था कि डॉक्टर साहब और कुंवर महोदय की सहानुभूति अपने पक्ष में कर लें। प्रभाकर राव मुसलमानों के कट्टर विरोधी थे। वे लोग इस प्रस्ताव को हिंदू मुस्लिम विवाद का रंग देकर प्रभाकर राव को भी अपनी ओर खींचना चाहते थे। दीननाथ तिवारी बोले, हमारे मुसलमान भाइयों ने तो इस विषय में बड़ी उदारता दिखाई, पर इसमें एक गूढ़ रहस्य है। उन्होंने एक पंथ को दो काज वाली चाल चली है। एक ओर तो समाज सुधार की नेक नामी हाथ आती है, दूसरी ओर हिंदुओं को हानि पहुंचाना का एक बहाना मिलता है। ऐसे अवसर से वे कब चूकने वाले थे। चिन्मनलाल बोले, मुझे पॉलिटिकल से कोई वास्ता नहीं और ना मैं इसके निकट जाता हूँ, लेकिन मुझे यह कहने में तनिक भी संकोच नहीं है कि हमारे मुस्लिम भाइयों ने हमारी गर्दन बुरी तरह पकड़ी है। दाल मंडी और चौक के अधिकांश मकान हिंदुओं के हैं। यदि बोर्ड ने स्वीकार कर लिया तो हिंदुओं का मटिया मेट हो जाएगा। छिपे छिपे चोट करना कोई मुसलमानों से सीखे। अभी बहुत दिन नहीं बीते कि सूद की आड़ में हिंदुओं पर आक्रमण किया गया। अब वह चाल पट पड़ गई तो नया उपाय सोचा। खेद है कि हमारे कुछ हिंदू भाई उनके हाथों की कुटपतलियां बनी हुए हैं और वे नहीं जानते कि अपनी जाति को कितनी हानि पहुंचाना चाहते हैं। स्थानीय काउंसिल में जब सूद का प्रस्ताव उपस्थित था तो प्रभाकर राव ने उसका घोर विरोध किया था। चिम्मनलाल ने उसका उल्लेख करके और वर्तमान विषय को आर्थिक दृष्टिकोण से दिखाकर प्रभाकर राव की ओर देखा। मानो उससे कह रहे थे कि मुझे ये लोग ब्रह्म फांस में डाल रहे हैं, आप किसी तरह मेरा उद्धार कीजिए। रुस्तम भाई बड़े निर्भीक स्पष्टवादी पुरुष थे। वे चिन्मन दास का उत्तर देने के लिए खड़े हो गए और बोले, मुझे यह देखकर शौक हो रहा है कि आप लोग एक सामाजिक प्रश्न को हिंदू मुसलमानों के विवाद का स्वरूप दे रहे हैं। सूद के प्रश्न को भी यही रंग देने की चेष्टा की गई थी। ऐसे राष्ट्रीय विषयों का विवादास्पद हो जाने ऐसे कुछ हिंदू साहूकारों का भला हो जाता है, किंतु इससे राष्ट्रीयता को जो चोट लगती है उसका अनुमान करना कठिन है। इसमें संदेह नहीं कि इस प्रस्ताव के स्वीकृत होने से हिंदू साहूकारों को अधिक हानि पहुंचेगी, लेकिन मुसलमानों पर भी इसका प्रभाव अवश्य पड़ेगा। चौक और दाल मंडी में मुसलमानों की दुकानें कम नहीं हैं। हमको प्रतिवाद या विरोध की धुन में अपने मुसलमान भाइयों की नीयत की सच्चाई पर संदेह न करना चाहिए। उन्होंने इस विषय में जो कुछ निश्चय किया है वह सार्वजनिक उपकार के विचार से किया है। अगर हिंदुओं को इससे अधिक हानि हो रही है तो यह दूसरी बात है। मुझे विश्वास है कि मुसलमानों की इससे अधिक हानि होती है, तब भी उसका यही फैसला होता। अगर आप सच्चे हृदय से मानते हैं कि यह प्रस्ताव एक सामाजिक कुप्रथा के सुधार के लिए उठाया गया है तो आपको उसके स्वीकार करने में कोई बाधा न होनी चाहिए, चाहे धन की कितनी ही हानि हो। आचरण के सामने धन का कोई महत्व न होना चाहिए। प्रभाकर राव को धैर्य हुआ, बोले, बस यही मैं भी कहने वाला था। अगर थोड़ी सी आर्थिक हानि की एक कुप्रथा का सुधार हो रहा है तो वह हानि प्रसन्नता से उठा लेनी चाहिए। आप लोग जानते हैं कि हमारी गवर्नमेंट को चीन देश से अफीम का व्यापार करने के लिए कितना लाभ था। 18 करोड़ से अधिक की होगी, पर चीन में अफीम खाने की कुप्रथा मिटाने के लिए सरकार ने इतनी भीषण हानि उठाने में ज़रा भी आगा पीछा नहीं किया। कुंवर अनिरुद्ध सिंह ने प्रभाकर राव की ओर देखते हुए पूछा, महाशय, आप तो अपनी पत्रिका के संपादन में लीन रहते हैं, आपके पास जीवन के आनंद लाभ के लिए समय ही कहाँ है। पर हम जैसे बेफिक्रों को तो दिल बहलाव का कोई सामान चाहिए। संध्या का समय तो पोलो खेलने में कट जाता है, दोपहर का समय सोने और प्रातःकाल अफसरों से भेंट भांट करने या घोड़े दौड़ाने में व्यस्त हो जाता है। लेकिन संध्या से 10 बजते बजते
रात तक बैठे बैठे क्या करेंगे। आप आज यह प्रस्ताव लाए हैं कि वेश्याओं को शहर से निकाल दो। कल को आप कहेंगे कि म्यूनसिपैलिटी के अंदर कोई आज्ञा लिए बिना नाच गाना मुजरा ना कराए जाएं, तो फिर हमारा रहना कठिन हो जाएगा।